जितना भी वॉल्यूम ऑफ ब्लड हमारी वेन्स हार्ट को रिटर्न करती हैं उसको प्रीलोड बोलते हैं। ठीक है, नहीं इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। ओके, प्रीलोड का कोई टेस्ट नहीं है, प्रीलोड का कोई टेस्ट नहीं है, राइट। ओके, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हम लोगों ने पहले कवर किया था, EDV क्या था क्या वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम था क्या, याद है कुछ? वेंट्रिकल्स जब रिलैक्सेशन में रहते हैं, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड हैं, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड हैं, ऐसे ही था कुछ? ओके फाइन यार, चल जा भाई, है ना। तो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेशन एंड डायलेशन बाय द ब्लड फिलिंग इन इट, वो रिलैक्स हो रहा है और भर रहा है, दैट इज EDV। EDV को याद रखना आपको जरूरी होगा, EDV। ओके, तो हमारा प्रीलोड क्या है? सिंपल, हमारा वेनस ब्लड, अमाउंट ऑफ वेनस ब्लड, वेनस मतलब वेन के जरिए से जो ब्लड आता है वो वेनस ब्लड, आर्टीरियल ब्लड वो ब्लड जो आर्टरीज के जरिए से आता है। तो वेनस ब्लड का वॉल्यूम हमारे हार्ट में जितना भी है आ रहा है, दैट इज प्रीलोड, दैट इज प्रीलोड। ठीक है, नहीं। आफ्टर लोड क्या होगा? उसका अपोजिट ही होगा। तो एक बार प्रीलोड समझ में आ जाए या आफ्टर लोड समझ में आ जाए, दो में से कोई एक चीज समझ में आ जाए तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। है नहीं? ये वर्ड क्या है? हाँ, सिस्टोल बोलना छोड़ दो। मैं आप लोगों को एक बात की गारंटी दे सकता हूं, मैं आप लोगों को एक बात की गारंटी पहले दी थी कि एनाटॉमी में आपको बोर नहीं होने दूंगा। एक और गारंटी दी थी, हर क्लास में कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। वो गारंटी पूरी हो रही है अभी तक? राइट। एक और गारंटी दे रहा हूं आपको मैं, वो ये कि अगर आप इसको सिस्टली बोलोगे और उसको डायस्टली बोलोगे तो कोई आपको फिजिकल एजुकेशन से बाहर नहीं निकाल देगा। अरे ये बात बहुत बड़ी बात है। आप बोल के देखना जरा किसी कॉन्फ्रेंस में, जब आप फिजिकल एजुकेशन की कॉन्फ्रेंस में जाओगे और वहां पे सिस्टली बोल दोगे तो सबके मुंह बन जाएंगे, क्या बोल रहा है यार ये, इसको हाथ तक पढ़ना भी नहीं आता, सिस्टोल है। मैं सच बता रहा हूं आपको। वो तो जब आप सिस्टली और डायस्टली के ही लोगों में बैठोगे तब वो सोचेंगे यार फिजिकल एजुकेशन के लोगों को ये भी आता है। नहीं, वहां नहीं पढ़िएगा, वहां नहीं पढ़िएगा, जनरेशन चेंज होनी चाहिए, है नहीं। परमानेंट सिस्टली पढ़ना है आपको, जो है वो पढ़ोगे ना आप, जो है वो पढ़ो। दुनिया गलत कर रही है तो करने दो उसको। ये जनरेशन चेंज होते 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 थोड़ा टाइम लगेगा, 30-40 साल और लगेंगे, तब फिजिकल एजुकेटर भी सब सिस्टली ही पढ़ेंगे। भाई आप ही में से तो टीचर बनेंगे ना, जो यहाँ पे आके खड़े होंगे मेरी जगह, वो भी अगर वो सिस्टली पढ़ेंगे तो उनके सारे स्टूडेंट्स भी सिस्टली पढ़ेंगे। एटलीस्ट ये 50 स्टूडेंट्स तो सिस्टली पढ़ रहे हैं ना, 50 प्लस 2 CPC के प्लस 3 मेरे रिसर्च स्कॉलर्स, 55 लोग, एक मैं, 56। राइट। तो प्रीलोड और आफ्टर लोड का अब हमें कनेक्शन समझ में आ गया सारा। प्रीलोड सब आ रहा है, राइट, आफ्टर लोड सब जा रहा है। बात क्लियर है बिल्कुल? डन? आगे बढ़े? ओके। Condition in which there is too much fluid in the blood, it is also known as fluid overload, hypervolemia, राइट। यहां पे कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं कि ये प्री लोड आफ्टर लोड कहां बढ़ता है कहां कम हो जाता है, राइट।
तो मैं एक हाइपरवोलीमिया बात थी यहाँ पर, तो मैंने उसको थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड था, बाकी तो हमें समझ में आ गया ना, रिगर्जिटेशन हमें समझ में आता है, राइट। हमको कार्डियक वाल्व्स भी अब समझ में आ गए हैं सारे, हमको हार्ट फेल्योर भी समझ में आता है, हमको हाइपरवोलीमिया नहीं समझ में आता, ठीक है। तो बस उसको हमने लिख दिया है हाइपरवोलीमिया। वोलीमिया मतलब आपके ब्लड के अंदर जो पानी है उसका ज्यादा अमाउंट बढ़ जाना, दैट इज हाइपरवोलीमिया। इसका उल्टा हाइपोवोलीमिया भी होता है, मींस जितना होना चाहिए उससे कम हो जाना, उससे कम हो जाना, राइट। तो हाइपरवोलीमिया जिसमें हमारे ब्लड का जो फ्लूइड है वो बढ़ जाना, इसको जो है वो फ्लूइड ओवरलोड भी बोलते हैं, फ्लूइड अंडरलोड और फ्लूइड ओवरलोड भी हम बोलते हैं इसको। ओके फाइन, वेरी गुड। इजेक्शन फ्रैक्शन, आपका हार्ट कितना काम नॉर्मली कर रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है, दैट इज इजेक्शन फ्रैक्शन, राइट। कितना ब्लड आपका बाहर निकल रहा है, हर कॉन्ट्रैक्शन में कितना ब्लड आपका बाहर निकल रहा है, ये क्या है, ये सब स्ट्रोक वॉल्यूम है, ओके। फ्रैक्शन जब बात आती है तब भी डिवीजन की बात आती है, जब भी फ्रैक्शन की बात आती है तो डिवीजन की बात आती है, राइट। हमारा 55% से 70% हमारा ब्लड जो है वो बाहर निकलना चाहिए, मिनिमम 55, जितना भी आया 1000 ml फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लड आया तो हमारा 55 से 70% उसका 1000 ml का ब्लड बाहर तो निकलना ही चाहिए हर हाल में, है नहीं। अगर इतना निकल पा रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा हार्ट नॉर्मल उस पर काम कर रहा है, इसे हम लोग इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। इसको हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं कह रहे, ठीक है नहीं, क्योंकि हम यहां परसेंटेज में नाप रहे हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम तो कहते हैं कि एक बीट में जितना भी ब्लड बाहर निकला, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं एक बीट में जितना भी निकला। अभी इससे बहस नहीं है कि वो बीमार का निकला, बीमार है हार्ट का निकला या हेल्दी हार्ट का निकला, जितना भी निकला, राइट। अगर ये 40% निकलता तब भी हम उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते क्या, तब भी स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते, तब भी स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते, है नहीं। लेकिन जब इजेक्शन फ्रैक्शन बोलेगा कोई तो वो 55 से 70 के रिलेशन में बोलेगा, समझने के लिए कि हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम हेल्दी है या नहीं है। तो हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम हेल्दी पता करना, ये इजेक्शन फ्रैक्शन कहलाता है। बात क्लियर हो रही, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई, है नहीं, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट, गुड। इजेक्शन फ्रैक्शन की वैल्यूज 55 से 70% अभी हम लोगों ने बात करी, है ना। हमारा हेल्थ हमारा हार्ट जो है वो नॉर्मली काम कर रहा है, ओके। लेस देन 40% अगर है तो मतलब हमारा हार्ट फेल्योर का डायग्नोसिस, है ना, उधर की तरफ चल रहा है, ओके। 40 से 55 है तो मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग से बिलो चल रहा है, ठीक है नहीं। इसी तरीके से हमारा जो है वो कार्डियोमायोपैथी, मतलब कार्डियोमायोपैथी कार्डियो समझ गए, मायो समझ गए, पैथी मतलब बोला तो, पैथी बोला तो पैथोलॉजिकल कंडीशन। पैथोलॉजिकल कंडीशन जनरली इसको क्या कहा जाएगा, नहीं, पैथोलॉजिकल कंडीशन, इस पैथोलॉजिकल कंडीशन को जनरल भाषा में क्या कहेंगे, ये तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। पैथोलॉजिकल कंडीशन, पैथोलॉजिकल कंडीशन ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, जनरल भाषा में क्या कहा जाएगा इसको, हाँ ठीक है, पैथोलॉजिकल कंडीशन कहते हैं बीमारी की कंडीशन, डिजीज्ड कंडीशन, टेक्निकली इट इज कॉल्ड एज पैथोलॉजिकल कंडीशन, राइट।
कार्डियो मायो मसल्स ऑफ द हार्ट की मेडिकल कंडीशन, बीमारी की कंडीशन, दैट इज कॉल्ड कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोसाइट्स सेल्स है ना, कार्डियक मसल्स के सेल्स हमारे। ओके फाइन। हायर देन 75 अगर रिजेक्शन फ्रैक्शन हो गया हमारा तो ओके। हाइपरट्रॉफिक, हाइपरट्रॉफी, हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, नॉर्मल से ज्यादा, हाइपर। ट्रॉफीड मतलब कंडीशन बढ़ी हुई, यानी कि बढ़ी हुई कंडीशन बहुत, राइट। हाइपर का उल्टा हाइपो, राइट। ये किसी से भी रिलेटेड हो सकती है। फॉर एग्जांपल मसल हाइपरट्रॉफी मीन्स आपने वेट ट्रेनिंग करी और साइज वॉल्यूम आपका मसल्स का बढ़ गया, दैट इज कॉल्ड मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। आपने 6 महीने के बाद ट्रेनिंग छोड़ दी, आपका जो बढ़ा हुआ था वो घट गया, तो मस्कुलर हाइपोट्रॉफी, हाइपोट्रॉफी, इजंट इट। यहां पर जो है वो हमारी बात हो रही है कार्डियोमायोपैथी की हाइपरट्रॉफी। 75% से ज्यादा अगर रिजेक्शन फ्रैक्शन है तो यानी कि हमारी कार्डियोमायोपैथी की हाइपरट्रॉफीड कंडीशन, बढ़ाई हुई कंडीशन है उसकी। बात क्लियर हो पा रही है, राइट। अगर 40 है तो हाइपो है, हाइपो है यानी कि बीमारी की कंडीशन, ओके। 75 है तो हाइपरट्रॉफीड, काय की हाइपरट्रॉफी, कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी, ठीक है नहीं, वेरी गुड। तो ये हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन था। 3 चीजें हम लोगों ने एक्स्ट्रा में समझने की कोशिश की है। आगे हम लोगों को हो सकता है कहीं जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसकी जरूरत कहीं पड़े हमको, तो हम लोगों ने पहले से प्रिजर्व करके अपने पास इसको रख लिया है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड बहुत कॉमन सी चीज है, यानी इसको बहुत समझने की जरूरत नहीं है, राइट। ये तो हमारे पास मीन्स ब्लड बना काय से है, वो सारी चीजें हैं। यार हमारा ये सिस्टम आज गड़बड़ चल रहा है भाई, है ना। ब्लड के पास हमारे 4 कंपोनेंट्स हैं, ये सब चीजें थोड़ी सी याद करने की हैं, और याद करने में आपका डिस्कशन आप करोगे तो आपको अच्छा हो जाएगा। ये 3 ही हैं। क्या चीज? विवेक साहब इसका कुछ करो यार, नहीं तो तुम्हें वहां खड़ा होना पड़ेगा। इसमें 3 दिखाई दे रहे हैं, 4 दिखाई दे रहे हैं, 4 दिखाई दे रहे हैं, 3 किसे दिखाई दे रहे हैं? 3 आपको दिखाई दे रहे हैं। पढ़ो ऊपर से, प्लाज्मा, हाँ बस बस बस, एंड करके जोड़ काय को रहे हो। प्लेटलेट्स 3 और आरबीसी 4। ओके, प्लाज्मा हमारे ब्लड का लिक्विड फॉर्म जो है, जिससे हमारा ब्लड तरल पदार्थ में दिखता है हमको, दैट इज प्लाज्मा, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। ये जो है वो प्रोटीन, फैट, शुगर, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो प्लाज्मा से रिलेटेड है, राइट। इसके फंक्शंस बहुत सारे अपने अपने फंक्शंस हैं। ये बहुत कॉमन चीज़ें, करो यार आगे, है नहीं भाई। लिक्विड है ना वो, सेल्स को आगे लेके जाएगा, चीज़ों को आगे लेके जाएगा, ऑक्सीजन को आगे लेकर के जाएगा, राइट। आगे हाँ, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं। क्लॉटिंग प्रोटीन समझते हैं हम, क्लॉटिंग प्रोटीन्स, राइट। ब्लड, जहाँ पे हमारा ब्लड हमारी बॉडी से बाहर निकलता है तो हमारी बॉडी का सबसे पहला डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है क्लॉटिंग मैकेनिज्म। हमारा ब्लड जो है वो खुद अपने ब्लड को रोकने की कोशिश करता है। उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो वहाँ पर जो है वो सीमेंट की तरह वो अपना बनाना शुरू कर देते हैं वॉल। जैसे ही ब्लड बाहर निकला फौरन वो अपनी सीमेंट वहाँ लगानी शुरू कर देंगे, राइट। अब वो अगर ब्लड का फ्लो तेज है
तो वो सीमेंट लगाते हैं वो टूट जाती है, सीमेंट लगाते हैं टूट जाती है, वो एक अलग बहस है, राइट। तो ये उसको कहते हैं क्लॉटिंग प्रोटीन्स। वो प्रोटीन्स होते हैं जो सीमेंटेड हैं और वो क्लॉट करने की कोशिश करते हैं। आपका हाथ उसको रोकने के लिए, ब्लड को, बहते हुए खून को रोकने के लिए तो बाद में जाता है, पहले बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म रोकना उसको शुरू कर देता है, राइट। उसको नहीं रोक पाता तो आपके हाथ की जरूरत पड़ती है उसको रोकने के लिए, तब आपकी पट्टी की जरूरत पड़ती है आपको, ठीक, ओके फाइन। केमिकल मैसेंजर्स, हार्मोन्स वगैरह को ले जाता है ये प्लाज्मा, पानी के अंदर आप उसको घोल दिया है आपने सब कुछ, अब ये सारी चीजें इस प्लाज्मा के थ्रू ही चलेंगी सारी। प्रोटीन्स दैट हेल्प मेंटेन द बॉडी इज फ्लूइड, ये सब उसी के तहत चल रही हैं। आगे आगे चलाया, ओके। आरबीसीज, इसको याद रखना जरूरी है हमको, इसको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। साइट्स तो हमें समझ में आता है, CYT सेल, है नी। एरिथ्रो रेड, रेड 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 वाले, रेड वाला हिस्सा, राइट। लाल खून, लाल खून लाल है क्योंकि आरबीसी ज्यादा है, राइट। आरबीसी ज्यादा है, कंट्रास्ट में ज्यादा है। फ्लूइड जो होता है, वाटर कंटेंट जो होता है, वाटर कैसा होता है? कलरलेस, वाइट नहीं होता, कलरलेस होता है, राइट। उसमें आपने जरा सा भी रेड मिला देते हैं तो फौरन रेड हो जाता है, वो फौरन रेड हो जाता है, वो कलरलेस, राइट। इसी वजह से चूंकि प्लाज्मा के अलावा हमारे पास जो है वो रेड कलर ज्यादा है, रेड ब्लड सेल्स ज्यादा हैं, इसलिए ब्लड आपका जो है वो रेड दिखाई दे रहा है, ओके फाइन। व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ये याद रखना आपको जरूरी है। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज, ये दो चीजें आपको याद रखना जरूरी हैं, एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स, राइट। ये ल्यूकोसाइट्स हमारे जो हैं, ये हमारा इम्यून सिस्टम है, ये हमारा इम्यून सिस्टम है। उसे उठा दो, ओके फाइन। ये हमारा इम्यून सिस्टम है, राइट। हमारे इसके जो बायोलॉजिस्ट्स हैं, वो कहते हैं कि एक सांस जो हमने अंदर ली है, राइट, अगर ये WBCs, ये ल्यूकोसाइट्स, ये इम्यून सिस्टम, अगर ये इम्यून सिस्टम हमारे पास ना हो तो हमने जो एक सांस अंदर ली है इसको बाहर छोड़ने का टाइम हमारे पास नहीं मिलेगा। इतने तादाद में, इतने नंबर ऑफ एनिमीज हर सांस के अंदर साथ हमारे अंदर चले जाते हैं, इतने बैक्टीरिया, इतने वायरस, इतना फंजाई और पता नहीं क्या क्या, इतना डस्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोस्ट जहरीली सॉरी, इसको इंग्लिश में पता है क्या कहते हैं? मैंने कहा ना जहरीली को गहरीली, गैस और जहरीली मिल गया ना आपस में, और इसको बोला गहरीली। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते, इसको लिख लो, इसको बोलते हैं स्पूनरिज्म। स्पूनरिज्म, स्पून, ERISM, एरिज्म, ERISM, स्पूनरिज्म। दो वर्ड्स आपस में मिला के वो चम्मच में ऐसा करके लो, पी लो भाई, स्पूनरिज्म, राइट, ठीक है नहीं? तो अभी मैंने आपको स्पूनरिज्म बोला, गहरीली, राइट, ओके फाइन। तो ये हमारा जो है वो WBC, वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि ल्यूकोसाइट्स का काम है कि वो आपकी इम्यूनिटी को बरकरार रखता है, राइट। हमारा जो बोन मैरो है वहां पर हमारा इसका प्रोडक्शन होता है। प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। तो हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स, हमारे पास ल्यूकोसाइट्स, हमारे पास थ्रोम्बोसाइट्स, राइट, ओके फाइन। यानी ये टुकड़े हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं, येलो माइक्रोस्कोपिक टुकड़े हैं, ये सेल्स नहीं है,
ये सेल्स नहीं है, ये छोटे छोटे से हमारे टुकड़े हैं, राइट? और ये टुकड़े हमारे ब्लड के सीमेंट में काम करते हैं। ये थ्रोम्बो का मतलब क्या होता थ्रोम्बो मतलब किसी फ्लो को ढक से रोक देना। एक्टिंग लाइक अ कैस्टोसाइट। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, राइट? किसी भी चीज को जो कंटिन्यूअस फ्लो है उसको एक झटके से रोक देना, दैट इज थ्रोम्बो, दैट इज थ्रोम्बो। तो ये थ्रोम्बोसाइट्स हैं, राइट? आपका ब्लड निकलना शुरू हुआ, फौरन उसने वहीं ठक से रोकने की कोशिश की उसने। ये जो रोकने की कोशिश कर रहा है दैट इज आवर प्लेटलेट, दैट इज आवर प्लेटलेट्स, है नहीं? ये प्लेटें कम हो जाती हैं, कहते हैं ना प्लेटें कम हो जाती हैं, है ना, राइट? तो एक साहब की जो है वो प्लेटें कम हो गई, राइट? तो उन्होंने कहा यार इतने बड़े जमींदार आदमी, इनकी प्लेटें कम हो गई। तो उनके पड़ोसी जो हैं 40-50 प्लेटें उनके घर पे और दे गए। हाँ, हो जाता है, राइट? तो ये हमारा प्लेटलेट ऐसा है, ठीक है नहीं? चले आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट, राइट? इसको पीछे करो, पीछे करो, पीछे करो एक। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? हमारी बॉडी हर 7 साल में ऑल टुगेदर चेंज हो जाती है, हम दूसरे हो जाते हैं, नई बॉडी, बिल्कुल हर 7 साल में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, हम वही नहीं रहते, राइट? अभी मैंने ऐसे हाथ झाड़े, पता नहीं कितने सेल्स नीचे गिर गए। इसके अब गिरे हैं तो दूसरे आएंगे ना इसकी जगह, है ना? हर ऑर्गन का ऐसे ही होता है, हर ऑर्गन ऐसे ही होता है। पूरी लाइफ में आगे चलते जाते हैं हम लोग, तो ऐसा ही होता है। डिफरेंट रेट्स पे हमारे हर बॉडी ऑर्गन से जो है वो सेल्स गिरते जाते हैं और उनकी जगह नए बनते जाते हैं। अगर वो नहीं गिरेंगे और वो नहीं बनेंगे तो हम जो है वो पहला दिन जो हमारा पैदाइश का था और आज का जो 24वां दिन है, 24वां साल, इनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा फिर, राइट? आप तभी तो ग्रो करोगे। फिर ग्रो करने के बाद आप एक लेवल तक 24 साल तक आपने ग्रो करा, फिर उसके बाद 24 से 30 साल तक आपका एक स्टैग्नेशन का पीरियड आया, और 30 साल के बाद फिर ऑन एन एवरेज 1.25% हर साल के हिसाब से बुढ़ापे की तरफ चलना शुरू हो जाता है। 30 साल के बाद 1.25% पर ईयर। अब इसमें आप थोड़ा सा इसको डिले कर सकते हो, थोड़ा सा आप इसको डिले कर सकते हो, आप इसको 1% कर सकते हो, आप इसको 0.1% कर सकते हो। 0.1% समझ रहे हैं? 0.75%, राइट? अपनी फिजिकल एक्टिविटी, अपनी डाइट, अपने कामों को, मीन्स आप अपने कामों को, राइट, इन सब को करते हुए आप इसको 0.75 ला सकते हो। मैक्स जो ला सकते हो वो 0.7% तक ला सकते हैं इसको, राइट? जीवन में 2 चीजें नहीं रोकी जा सकती, किसी कीमत पे नहीं रोकी जा सकती। कुछ कर लो नहीं रोकी जा सकती, सर के बल खड़े रहो जिंदगी भर नहीं रोकी जा सकती, बुढ़ापा और मौत, ये 2 चीजें नहीं रोकी जा सकती, बाकी सारी चीजें रोकी जा सकती, राइट? मैं आपकी बॉडी से रिलेटेड बात कर रहा हूं। ओके, फाइन। हर 7 साल में हमारी बॉडी जो है वो चेंज हो रही है, राइट? अभी देखो हमारा 2 से 4 वीक्स में हमारा पूरी स्किन बदल जाती है। 2 से 4 हफ्ते में। लड़कियां ऐसे सर हिला रही हैं जैसे ब्यूटी पार्लर तो जाएंगी नहीं अब उसके बाद तो। जब चेंज हो ही जाती है, नहीं जाते हैं, अभी नहीं जाते हैं, 30 साल के बाद पूछेंगे, राइट? ओके, हमारा हेयर जो है वो 6 साल, इसकी जो चमक दमक है बालों की, ये 6 साल और 3 साल। ये हेयर जेल इनको ज्यादा जरूरत है, राइट? ओके, फाइन। लीवर हमारा नेचुरल डिटॉक्सिफायर है। कोई भी पॉइजन हमारे अंदर चला गया, लीवर की अपनी एक कैपेसिटी है कि वो हर जहरीले पदार्थ को बाहर न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है 100%। वो हमारा जो है वो अपने को रिन्यू कर लेता है
500 दिन, यानी कि 1.5 साल, 1.5 साल, राइट। 6 महीने से लेके 1.5 साल के बीच में लीवर जो है वो अपने को रिन्यू कर लेता है। आगे अब आप देखो, देखते चलो, हर हमारा ऑर्गन जो है वो अलग अलग रेट पे अपने को चेंज कर रहा है, राइट। स्किन अलग उस पे कर रही है, हेयर अलग कर रहा है हमारा, राइट। हमारा स्टमक और इंटेस्टाइन्स हमारी, राइट। बहुत छोटी लाइफ है इनकी। क्यों इनकी छोटी लाइफ है बहुत, है नहीं? 5 दिन तक रहते हैं, फिर चेंज हो जाता है पूरा। हाँ, बहुत तेज एसिडिक रिएक्शन होता है नहीं? बहुत तेज एसिडिक रिएक्शन होता है। हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा एसिड है, हमारे पेट में एक ऐसा एसिड है जो अगर वैसे लेबोरेटरी में उसका एक हल्का सा डाइल्यूटेड भी बूंद गिर जाती है तो कपड़े जल जाते हैं, HCl। लेकिन हमारा पेट नहीं जलता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। सबके अंदर है, ठीक है नहीं? खाली पेट वो सिक्रीट नहीं होता, खाली पेट वो सिक्रीट नहीं होता। अगर वो खाली पेट सिक्रीट हो जाता है किसी वजह से, राइट, तो अंदर हमारे जो स्टमक है उसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। ये तो ऐसा स्टमक है, उससे पहले ये 3 लेयर्स हैं, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, राइट। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर खाली पेट को मिल जाता है तो यहाँ की लेयर्स को वो जलाना शुरू कर देता है, जलाता है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमेशा खाने के साथ आएगा, लेकिन कुछ कंडीशन हमारी ऐसी भी हो जाती हैं, कुछ कंडीशन हमारी लाइफ में ऐसी भी हो जाती हैं जब बिना खाने के जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकलना शुरू हो जाता है। उसमें से मोर देन 90% सिचुएशन जो है वो हमारे कंट्रोल की होती है, मगर हम कंट्रोल करना आता नहीं हमको, राइट। उसमें सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ी चीज है स्ट्रेस। स्ट्रेस, और स्ट्रेस भी कौन सा, पीछे जो हो गया, पीछे कुछ हो गया है, कुछ भी हो गया XYZ, बुरे से बुरा सोच लो आप अपने साथ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हो जाए, नहीं, लेकिन कुछ भी XYZ, कुछ भी, राइट। अब उसको इस वक्त करंट में याद कर करके कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन HCl बाहर निकाल रहे हैं खाली पेट, कंटिन्यूअसली। अच्छा, कंटिन्यूअसली आप निकालोगे तो हमेशा ये लेयर आपकी पहली वाली जलाएगा, दूसरी वाली जलाएगा, तीसरी वाली जलाएगा। सबसे हार्ड लेयर ये सी वाली है। ये लेयर खाने के टच में होती है डायरेक्ट, जैसे एंडोथेलियम ब्लड के रिलेशन में डायरेक्ट होता है, ऐसे ये लेयर हमारी जो है वो सबसे खाने के रिलेशन में है, ये सबसे स्ट्रांग है। HCl जैसे ही खाने के साथ मिलता है, HCl जैसे ही खाने के साथ मिलता है तो वो इतना डाइल्यूटेड हो जाता है कि इस लेयर को जला नहीं पाता। लेकिन जब खाली होता है तो कंसंट्रेटेड होता है, तो जलाना शुरू कर देता है। इसको जलाता है, देन इसको जलाता है, देन इसको जलाता है। जब ये 3 जल जाती हैं तब पेट में जलन शुरू होती है। फिर पेट का डिफेंसिव मैकेनिज्म शुरू होता है, फिर पेट इसको बाहर निकालता है, रिगर्जिटेट करता है, फिर उल्टी करता है, कंटिन्यूअसली उल्टी करता है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा देर रहेगा तो वो पेट की उसको भी जला देगा, लेयर को। फिर बात जो है वो फिर किडनीज तक जाएगी, फिर बात जो है वो इंटेस्टाइन्स तक जाएगी, राइट। फिर वहाँ कैंसर हो जाएगा, राइट। वो सारी चीज़ें हैं ना, कंटिन्यूस आएगा। तो स्ट्रेस आप कंट्रोल कर सकते हैं कैसे, कभी हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है नहीं, राइट। इसलिए हमारा जो पेट है, हमारा इतने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मोस्ट कंसंट्रेटेड एसिड, राइट, वो पेट और इंटेस्टाइन्स उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से डील करती हैं। इसलिए उसके सेल्स को जल्दी रिकवरी चाहिए है, राइट। इसलिए वो 5 दिन के अंदर अंदर ऑल टुगेदर नया पेट, ऑल टुगेदर नई आंत आपको जो है वो मिलती रहती है। ये सिस्टम भी हमारे और आपके कंट्रोल का नहीं है, ठीक है नहीं, ओके फाइन। हमारी बोन्स, ये बोन्स हमारी जो है वो थोड़ा टाइट होती हैं, इनका मामला थोड़ा डिफरेंट है, बिल्कुल, राइट। इंटेस्टीन और पेट से बिल्कुल डिफरेंट है। कंप्लीट प्रोसेस टेक्स फुल 10 ईयर्स। 10 साल में हमारी बोन्स के सेल्स, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट्स
फाइन। अच्छा, अभी हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसकी एज कितनी होती है? राइट, right. 25 साल तक 1% ऑफ सेल्स आर रिप्लेस्ड एवरी ईयर। 1% ऑफ सेल्स रिप्लेस्ड एवरी ईयर, सॉरी, ओके। देन 70% तक ये आधा % हो जाता है। 70 एज तक, राइट, आधा % हो जाता है, ये 1% नहीं रह जाता। यानी कि हार्ट जो है उसके सेल्स का रिन्यूअल जो है वो कम हो जाता है। किसी चीज का रिन्यूअल कम हो जाए, किसी चीज का रिन्यूअल कम हो जाए, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर खराबी पैदा शुरू हो गई है। इजंट इट? जब तक पानी बहता है तो उसको नदी बोलते हैं, है ना, और वो पानी फ्रेश रहता है ऑलवेज, ठीक है। और जिस वक्त वो पानी कहीं रुक जाता है तो उस पानी में से बदबू आने लगती है। ऐसे ही है ना? द सेम इज ट्रू विद आवर कार्डियोमायोसाइट्स, राइट। इसका जो है वो केयर करना हमको इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट। नर्वस सिस्टम हमारा आ गया। अभी हमारे पास टाइम है, आज हम लोगों ने अपना काम जो है वो अच्छे से कवर कर लिया। आप लोग पानी आनी पियाइए, फिर हम लोग बात करते हैं। इसको देखो, नर्वस सिस्टम हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ठीक है नहीं, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा केमिकल सिस्टम है। केमिकल है ना, केमिकल को प्रोसेस करता है। खाना हमारा केमिकल है नहीं? ओके, फाइन। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा केमिकल सिस्टम है, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम हमारा केमिकल सिस्टम है हमारा, ठीक है, ओके, फाइन। मस्कुलर सिस्टम हमारा, अरे फंक्शनल तो ये भी है, मस्कुलर सिस्टम हमारा नहीं, मस्कुलर सिस्टम हमारा नो, मोबाइल और पावर, थोड़ा सा और पास में आ गए, राइट। हाँ, क्या हुआ, निकला कुछ? मस्कुलर सिस्टम क्या है हमारा? अरे नहीं यार, अरे इतनी देर में तो इंटरनेट से नकल मार लेते। नहीं, चलता भी है मगर, राइट। मसल फाइबर और नर्वस सिस्टम को क्या हम लोग नर्वस सिस्टम को इलेक्ट्रिकल सिस्टम में समझ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को केमिकल में समझ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को केमिकल में समझ रहे हैं, मस्कुलर सिस्टम को किस में समझें? मसल्स में समझें? नहीं यार, बोलेंगे पावर सेंटर्स, मतलब वो क्या कहते हैं, अरे यार पावर करने वाला काम करता है, पावर सुनने काम कौन करता है? हाँ भाई बताओ कुछ, पीछे वाले, आपका नाम क्या है? अमान साहब। मैकेनिकल, ताली बजा दो इनके लिए सब। क्या भाई, दैट्स इट, ओके। तो नर्वस सिस्टम हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। अभी हम लोग नर्वस सिस्टम तक रेगुलेटेड हैं बस, ठीक है नहीं। नर्वस सिस्टम हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। हमारे बॉडी के अंदर दो सिस्टम्स हैं जो आपको सिग्नल पहुंचाते हैं। दो सिस्टम्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नर्वस सिस्टम के अंदर दो सिस्टम्स हैं, मैं कह रहा हूं कि हमारी बॉडी के अंदर दो सिस्टम्स हैं जो आपको सिग्नल पहुंचाते हैं कि काम करना है, आपको ऑर्डर देते हैं, काम होना है। एक सिस्टम हमारा नर्वस सिस्टम है, तो दूसरा सिस्टम कौन सा होना चाहिए? सेंस ऑर्गन्स और ब्रेन और हाइपोथैलेमस, और ये तो सब नर्वस सिस्टम के हिस्से हैं, और सेल्स और माइंड और स्किन और
एक सिस्टम हमारा शॉर्ट टाइम काम करता है, फटाफट के लिए नर्वस सिस्टम, है नहीं? अभी चलते पे पैर में कील चुभ गई, टक से पैर हटा लिया। एक हमारा जो है वो डिलेड सिस्टम है, वो भी हमारा मैसेंजर सिस्टम है, मैसेंजर है, ये भी मैसेंजर है, राइट? वो भी मैसेंजर है लेकिन वो डिलेड है, सालों में काम करता है, सालों में मस्ती में काम करता है। आप लोग वैसे मत बन जाना, नहीं तो यूनिवर्सिटी 3 साल बाद तो निकाल देती बाहर। बताएं कौन सा सिस्टम है जो सालों में काम करता है? स्केलेटल सिस्टम सालों में काम करता है। तो अब तो बच्चे को खड़ा ही नहीं होना चाहिए तीसरे चौथे साल में। जी, कौन सा सिस्टम हमारा ऐसा है जो सालों में काम करता है? एंडोक्राइन सिस्टम। किसने बोला? अरे वाह, ताली बजा दो इनके लिए भी। किसने बोल दिया था? अब जब मरी आवाज में बोलोगे यहां तक नहीं आएगी तो ताली कैसे बजेगी? ताली बजने के लिए भी दुनिया को पता होना चाहिए ना आपने क्या काम किया। ओके फाइन, तो हमारे पास एक सिस्टम है, हमारे पास 2 सिस्टम्स हैं जो मैसेंजर सिस्टम है, मैसेंजर सिस्टम है। एक हमारा फटाफट के लिए है और एक हमारा जो है वो डिलेड सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है। वो भी मैसेज पहुंचाता है लेकिन सालों में काम करता है। वो ऐसे ही है ना, सालों में धीरे धीरे बहुत स्लो काम करता है, करता रोज है लेकिन सालों में चेंजेस लेके आता है आपकी बॉडी के अंदर। सालों में रोज करता है लेकिन सालों में लेके आता है। ये फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में करता है, 1 सेकंड के 1000वें भाग पे काम करता है, लाखवें भाग पे काम करता है। अच्छा, दोनों को सर्वाइवल की जरूरत है, आपके सर्वाइवल के लिए दोनों की जरूरत है आपको। अगर ये डिलेड काम करने लगे, राइट, तो हमारी जान जोखिम में, और वो जल्दी कर दे तो भी जान जोखिम में है। पैदा हुए और बड़े हो गए, भूत isn't it? Okay, fine. तो हमारा ये नर्वस सिस्टम है, सिंपल नर्वस सिस्टम है। 70 ट्रिलियन सेल्स में से 1 ट्रिलियन सेल्स हमारे नर्वस सिस्टम के हैं। 70 में से 1 ट्रिलियन अराउंड हमारे जो हैं वो नर्वस सिस्टम के पास है, राइट? ओके, इसका नर्वस सिस्टम का जो सेल है उसको न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन, न्यूरोसाइट भी आप बोल लो उसको, लेकिन इसको न्यूरॉन के नाम से पहचानते हैं सब लोग। न्यूरॉन, NEURON। 1 न्यूरॉन इज 1 सेल ऑफ ए नर्वस सिस्टम। इसको लिख लीजिए जल्दी से। One neuron is a 1 cell of a nervous system. ठीक है भाई, राइट। नर्वस सिस्टम हमारा पहला सिस्टम होता है बच्चे का जो मां के पेट के अंदर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नर्वस सिस्टम के अंदर चेंजेस नहीं आने। आप देखो ना, स्केलेटल सिस्टम में कितना चेंज आ जाता है, मस्कुलर सिस्टम में देखो ना कितना चेंज आ जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो ना कितना चेंज आ जाता है ना, हर चीज में चेंज आ जाता है, राइट? लेकिन हमारा नर्वस सिस्टम में चेंज नहीं आता है। जिस साइंटिस्ट इसके साइंटिस्ट कहते हैं कि जिस स्पीड से मां के पेट के अंदर नर्वस सिस्टम डेवलप होना शुरू होता है, राइट, अगर ये इसी रेट से अगले 5 साल और डेवलप होता रहे, बच्चे के पैदा के होने के बाद उसी रेट से अगर 5
साल और उसी रेट से डेवलप होता रहे अगर कंटिन्यूसली, तो हम जो है वो अर्थ के 21 बार चक्कर लगा लेंगे। इतना बड़ा हमारा सिस्टम हो जाएगा पूरी अर्थ का। ऐसा अभी तो इतने समय में 5 फुट 6 इंच में बैठे हुए हमारा नर्वस सिस्टम, अभी तो इतने में बैठा हुआ है, फिर ये इतना साइज में नहीं बैठ पाएगा। ये भाई अटने के लिए उसको जगह भी तो चाहिए ना, फिर वो आप फिर दैत्य हो जाओगे आप, दैत्य। ओके फाइन। तो हमारा जो है वो 2.5 बिलियन 2.5 मिलियन न्यूरॉन्स पर मिनट मां के पेट के अंदर बनना शुरू होते हैं। 2.5 मिलियन न्यूरॉन्स पर मिनट, इतनी तेज स्पीड होती है। तो ये तो कुछ जनरल इंट्रोडक्शन था नर्वस सिस्टम के लिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था हमको आपको समझने के लिए। अब नर्वस सिस्टम के अंदर आप क्वांटिटेटिव कोई चेंज नहीं कर सकते। आफ्टर बर्थ क्वांटिटेटिव कोई चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल 1 ट्रिलियन सेल्स हैं, तो इन 1 ट्रिलियन सेल्स को आप चाहो कि इसको 1.5 ट्रिलियन सेल्स कर दो, तो ये 1.5 ट्रिलियन नहीं होंगे। अब ये इनके अंदर अब आप क्वालिटेटिव चेंज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। क्वांटिटी में आप चेंज नहीं कर पाओगे। स्केलेटल सिस्टम पूरा क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में चेंज होता है। मस्कुलर सिस्टम पूरे में चेंज होता है, एंडोक्राइन सिस्टम पूरे में चेंज होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरे में चेंज होता है। सारे सिस्टम्स पूरे में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों वाइज चेंज होते हैं। नर्वस सिस्टम हमारा क्वालिटी वाइज चेंज हो सकता है, बस क्वांटिटी अब चेंज नहीं होनी इनकी। क्वांटिटी के मामले में शांत हो जाओ। यहां तक बात क्लियर है बिल्कुल? है नहीं? ओके फाइन। ये हमारा कुछ सिंपल वो था। नर्व्स, हमारी नर्व होती क्या है? एक नर्व इज द कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स इज कॉल्ड नर्व। व्हाट इज न्यूरॉन? वन सेल ऑफ ए नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। इज नर्वस सिस्टम का एक सेल इज न्यूरॉन, और कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स मतलब करोड़ों। हाँ, दैट इज नर्व। दैट इज नर्व। यानी कि एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन, एक और न्यूरॉन, एक और न्यूरॉन, एक पूरा पतला तार बना दिया उन्होंने, दैट इज नर्व। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ नर्व्स की, ठीक है नहीं? राइट। तो सबसे पहले हमारी सेंसरी नर्व है, एफेक्टर नर्व भी कहते हैं। फिजिकल एजुकेटर्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, सबसे आसानी से याद हो जाती है सेंसरी नर्व, क्योंकि सेंसरी नर्व आप बाहर भी जाओगे दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, तो वो सेंसरी नर्व बोलते आपको दिखाई दे जाएंगे, एफेक्टर नहीं बोलते दिखाई दे जाएंगे। एफेक्टर ए से, ठीक है नहीं? राइट। तो हम सेंसरी नर्व को एफेक्टर नर्व भी कहते हैं। दूसरी हमारी मोटर नर्व। मोटर बोला तो हाँ, in the field of physical education when we say motor it means related with our muscular system, with our movements। बात क्लियर है बिल्कुल? जो मोटर का काम है मशीन में, वो हमारी मसल्स का काम है। मैकेनिकल काम है ना उसका, मैकेनिकल काम है, वही मैकेनिकल काम हमारी मसल्स का है। राइट। तो हमारे पास एक मोटर नर्व है और एक हमारे पास सेंसरी नर्व है, एक इफेक्टर है और एक इफेक्टर है। इफेक्टर, एफेक्टर है और इफेक्टर है। राइट।
इसको याद रखने का जो मैंने अपना प्रैक्टिकल तरीका बनाया था वो तरीका मैं आपसे शेयर कर देता हूं। हो सकता है आपका अपना कोई एक तरीका हो जाए, एफेक्टर और इफेक्टर का, राइट। सेंसरी नर्व वो नर्व होती हैं जो बाहर एनवायरनमेंट को सेंस करती हैं, कितना भारी, कितना हल्का, कितना गर्म, कितना नुकीला, कितना अंदर तक पिन घुस गई अंदर, कितना हाथ कट गया, सारे फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड के काम है, लेकिन ये सारे हमारे सेंसरी हैं, सेंस पहुंचा रहे हैं, राइट। ओके, तो ए पहले आता है, ई बाद में आता है। अल्फाबेट्स में ए पहले आता है, ई बाद में आता है। मैंने ऐसे याद किया था, मुझे नहीं याद हो रहा था। व्हेन आई वाज द स्टूडेंट और बीपी एड फर्स्ट ईयर, तो मुझे उस वक्त नहीं याद हो रहा था, राइट। तो मैंने ऐसे याद किया था। ये मेरा प्रैक्टिकल अपना एक, आप लोग इसको भी बना सकते हैं, इसके अलावा भी आप बना सकते हैं, राइट। तो ये हमारा इफेक्टर पहले सेंसरी नर्व से सिग्नल अंदर जाएगा कि हुआ क्या, पहले जाएगा, टेम्परेचर कितना है, तब बॉडी रिएक्ट करेगी ना कुछ, राइट। अभी अंदर मींस कोई सेंसेशन, कोई स्टिमुलस अभी अंदर पहुंचा ही नहीं, कोई इंफॉर्मेशन पहुंची नहीं, तो बॉडी रिएक्ट भी नहीं करेगी, राइट। तो बॉडी का रिएक्ट करना ये पहला काम है या दूसरा काम है? ये दूसरा काम है, बाद का काम है। पहला काम सेंस करना है, तो जो सेंस करता है वो सेंसरी है, और पहला काम है तो इफेक्टर है, इफेक्टर है। अब ये काम करेगा तो इफेक्ट करेगा, तब ई आएगा। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं इसको, ठीक है नहीं? ओके फाइन, ठीक फाइन। तो सेंसरी मींस सिग्नल ले जा रहा है ना। मोटर, राइट, गरम पे छुल गया, तो जैसे ही छुला वैसे ही सिग्नल पहुंचा, राइट। जैसे ही सिग्नल पहुंचा फौरन वापस एक और सिग्नल भी आया। ये तो हमें बताने में और समझने में थोड़ी परेशानी, इतना टाइम लग रहा है, राइट। इसको तो इधर गया और इधर आया, 1 सेकंड के लाखवें भाग पे ये दो काम एक साथ हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है हमको ये दो काम एक साथ हो रहे हैं, एक साथ नहीं हो रहे, रिले में हो रहे हैं। रिले समझते हैं ना हम लोग, जो रिले चलती है लाइट्स की, राइट, ये रिले में हो रहे हैं। ऐसा जगह और शट से आया, राइट। तो ये हमको जो है वो सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व, ये हमारी दो तरह की नर्व्स हैं। यहां तक बात क्लियर है? ओके। अभी हमारे पास एक और नर्व भी है, उसे कहते हैं हम लोग मिक्स्ड नर्व, मिक्स्ड। अभी तो ये रिले है, एक नर्व है इफेक्टर और दूसरी नर्व उसका काम करेगी साथ में इफेक्टर। एक नर्व है बहुत प्रिसाइज, कहीं कहीं रहती है, वो मिक्स्ड होती है, उसी से जाता है उसी से आता है। ये वहां चाहिए जहां आपके सर्वाइवल की जरूरत है, जैसे आपके आंख, पलक, कहते हैं ना पलक झपकते ही हो गया। पलक झपकते ही के लिए सेंसरी और मोटर ये एक ही नर्व काम करेगी। एक गया मैसेज और टच उसी से आया, राइट। तभी जो है वो प्रिसाइसली मींस सही टाइम पे वो बंद भी कर पाएगी और सही प्रेशर के साथ बंद कर पाएगी। प्रेशर भी चाहिए ना उसको। एक कंकड़ है, वो आंख की तरफ आ रहा है, जो कि हमें नहीं पता, हमने नहीं देखा, आंख की तरफ आ रहा है। जैसे ही आंख के कांटेक्ट में कहीं बाहर जैसे ही आएगा, तो हमारी आंख का जो सेंसरी इनपुट है, सेंसरी नर्व जो है, उसको कैलकुलेट करेगी स्पीड क्या है उसकी। साथ में वो ये भी कैलकुलेट करेगी कि उसका साइज क्या है। साथ में उसके वो ये भी कैलकुलेट करेगी उसमें पॉइंटेड चीज कितनी है। हो सकता है ना कहीं से नुकीला हो, वो सारी चीजें कैलकुलेट करेगी और उसके हिसाब से फिर वो आंख बंद भी करेगी और इतनी तेजी के साथ बंद करेगी, साथ में ताकत के साथ भी बंद करेगी अगर साइज उसका थोड़ा सा बड़ा है। ये सारा कैलकुलेशन हमारी और आपके सोच के परे की चीज है। मैं और आप सोच के नहीं बंद करते। ये सिस्टम भी हमारे और आपके कंट्रोल में नहीं दिया गया, वरना कब की आंख फूट गई होती। हमारे कब की फूट गई होती है, isn't it? राइट। किसी भी चीज का
हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी है, इसको समझ लीजिए आप लोग बहुत अच्छे से, क्योंकि आप लोग डिफरेंट स्पोर्ट्स के लोग हैं और ख़ास करके कुछ लोग जो हैं वो इसमें हार्ड बॉल के प्लेयर्स हैं। हार्ड बॉल मीन्स हॉकी, लाइक क्रिकेट, है ना, लाइक बेसबॉल, राइट, है ना। ये क्रिकेट की बॉल अभी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना, गोली की तरह काम करती है। वो तो साइज़ बड़ा है, उसका घुस नहीं पाती। अगर इसको उतनी स्पीड से गोली, वो साइज़ छोटा कर दो तो घुस भी जाएगी अंदर वो, राइट। गोली की तरह काम करती है ये, ओके। अगर आप किसी भी चीज़ को कंटिन्यूअसली देखते रहो, अपने ऑब्जेक्ट को, राइट, तो आप ऑटोमेटिकली, आपका डिफेंसिव मैकेनिज्म है, ये बात बहुत गौर से सुन लीजिए, आपके काम आएगी, राइट। आप चोट से बचोगे, आपका काम आएगी, ओके। अगर आप अपने मूविंग ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली अपनी नज़र में रखोगे तो आपकी बॉडी, आपका जो डिफेंसिव इक्विपमेंट है उसको और बॉडी के लाइन में, उस ऑब्जेक्ट के और आपकी बॉडी के लाइन में, बीच में ले आएगा। आपकी बॉडी खुद ले आएगी। यहां तक बात क्लियर हो रही है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं क्रिकेट में क्रिकेट बैट जो है वो क्या चीज है? वो आपके रन बनाने की मशीन है या वो आपका प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है? आपका प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। पहला काम उसका आपको प्रोटेक्ट करना है, दूसरा काम उसका रन बनाना है। बात समझ पा रहे हैं ना? और उसके जरिए से आप अपनी जान भी बचाते हो और अपना विकेट भी बचाते हो। हाँ भाई, विकेट भी तो बच रहा है ना आपका। यहां तक बात क्लियर हो पा रही है? राइट। मूविंग ऑब्जेक्ट बॉल और आपकी जान, इसके बीच में ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी ऐसा डिफेंसिव मैकेनिज्म है कि उसको ले आएगा, अगर आप बॉल देखते रहोगे तो। अगर ये नहीं आ पाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो किसी तरीके से बॉडी ने कैलकुलेट कर लिया अंदर ही अंदर सुपर कंप्यूटर में कि ये नहीं आ सकता इतनी स्पीड से, राइट, तो आपकी बॉडी को वो इस पोजीशन में कर देगा, नहीं बॉल नहीं निकलेगी, चोट तो मारेगी, लेकिन वो ऐसी पोजीशन में बॉडी के ऐसी पोजीशन में डाल देगा कि आपको मिनिमम पॉसिबल चोट लगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहां बॉल लगने वाली थी, राइट, वो कुछ ऐसा कर देगा कि कंधे पे लगी बॉल। Isn't it? अच्छा, अब आप बताओ, ये टूट जाना और यहां पे सूज जाना, क्या चाहिए आपको? सूज जाना। इसलिए मूविंग ऑब्जेक्ट स्पेशली हार्ड बॉल, मूविंग ऑब्जेक्ट हमेशा आपकी नजर में रहना चाहिए। आपकी नजरें उससे किसी भी हाल में हटनी नहीं चाहिए। अगर हट गई तो विकेट भी नहीं बचेगा और जान भी नहीं बचेगी, और ये क्लास भी नहीं बच रही। थैंक यू वेरी मच।